अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, पूरी दुनिया में नज़र दौड़ाकर देखें और कोई एक ऐसा इस्लामिक मुल्क बता दें जो कि इंडिपेंडेंट हो, या ऐसे कह लें कि जो इतना पावरफुल हो कि अपनी पॉलिसीज़ वो खुद बनाता हो, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि जिसके ऊपर अमेरिका की जानिब से, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाबंदियाँ आए दिन ना की जाए, तो एक भी आपको ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा। हाँ, एक ऐसा मुल्क था, बल्कि है, जिसके बारे में कहा जा सकता था कि वो एक पावरफुल कंट्री है और अभी तक वो बचा हुआ है, लेकिन अब वही मुल्क जो है, वो एक जो मुल्क रह गया था, वो भी पाबंदियों का शिकार होने जा रहा है। आज हम ख़ास तौर पर बात करेंगे उम्मत मुसलमा के लीडर समझे जाने वाले रजब तैयब एर्दोगान की और उनके मुल्क जिसके वो सदर हैं तुर्की, उसके बारे में बात करेंगे कि तुर्की के ऊपर या तुर्की के ख़िलाफ़ अमेरिका क्या करने जा रहा है और पास में क्या पॉलिसीज़ रहीं और जो पाबंदियाँ आयद की गई डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उनमें क्या तेज़ी आ रही है। अब अमेरिका को जब देखते हैं तो अमेरिका की हर रीजन को लेकर पॉलिसीज़ हैं, उसके थिंक टैंक बैठे होते हैं, मुख्तलिफ रिसर्च सेंटर जो कि गवर्नमेंट ओन्ड हैं और इंडिपेंडेंट रिसर्च सेंटर भी हैं, जो कि सारे मिलकर इस चीज़ के मुख्तलिफ रीजन्स को लेकर पॉलिसीज़ में बनाने में मदद करते हैं अमेरिका के हुकूमत की या अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स की। तो तमाम तर इलाके जो हैं, अगर मिडल ईस्ट की बात करें तो मिडल ईस्ट को लेकर अमेरिका की बहुत वाज़ेह पॉलिसी है। साउथ एशिया की बात करें तो अमेरिका की पॉलिसी बहुत वाज़ेह पिछले 4 साल में डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए हो चुकी है। रूस की बात करें तो रूस के ख़िलाफ़ भी एक वाज़ेह पॉलिसी है, मतलब कि दुनिया में तमाम तर ममालिक के ख़िलाफ़ उसकी एक पॉलिसी या तमाम रीजन्स के लिए उसकी एक पॉलिसी मौजूद है। लेकिन इन तमाम ममालिक में सिर्फ एक तुर्की वाहिद वो मुल्क था जो कि किसी कैटेगरी में बैठता नहीं था, फिट नहीं बैठता था। तो अब उसको कहीं ना कहीं फिट करना था, तो उसके लिए दो बड़े जो दुश्मन कह लें या राइवल कह लें या मद्दे मुकाबल कह लें, हरीफ कह लें, वो थे एक चाइना और दूसरा था रशिया। अब रशिया डोनाल्ड ट्रंप के आने से काफ़ी ज़्यादा कह लें कि एनिमी नंबर 1 से एनिमी नंबर 2 हो गया और डोनाल्ड ट्रंप ने ज़्यादातर अपना फोकस जो था वो उन्होंने किया चाइना के ऊपर। अब अमेरिका की जानिब से जो बाइडन जब आए तो जो बाइडन की जानिब से अब जो पॉलिसीज़ वाज़े हो रही हैं, उससे लग ये रहा है कि वो इनको दोनों के साथ मिलाएंगे। मतलब कि तुर्की की जब बात की जाएगी तो जब रशिया की बात होगी तो तुर्की साथ में होगा, और जब फिर चाइना की बात होगी तो तुर्की को भी साथ में मिलाया जाएगा। और सम हाउ समवेयर बाद में जाकर जब तुर्की के ऊपर पाबंदियां लगेंगी तो फिर पाकिस्तान भी इस रगड़े में आ सकता है, जो कि पहले भी पास में आता रहा है। अब बात करते हैं कि अहम डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो पहली हुई वो ये कि लीबिया के अंदर तुर्की की बहुत बड़ी प्रेजेंस है और राइटफुली उसका बनता भी है, क्योंकि अगर अमेरिका इतनी दूर से आकर मिडल ईस्ट के हर मुल्क के अंदर बैठा हुआ है तो लीबिया जो है वो बिल्कुल सामने पड़ता है तुर्की के। और तमाम तर जो हमसाया ममालिक हैं या मेडिटेरेनियन सी के जो इर्द गिर्द ममालिक हैं, उनमें अगर देखा जाए तो सबसे बेहतर कह लें कि अगर प्रेजेंस किसी मुल्क में मौजूद है तो वो लीबिया के अंदर मौजूद है। अब लीबिया को लेकर अमेरिका काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार रहा और अब ये था, दो ऑप्शन थे अमेरिका के पास। या तो वो ये करता कि वहाँ पर अपनी पॉलिसी वाज़े करता, लेकिन अगर वो अपनी पॉलिसी वाज़े करता और इससे पहले वहाँ पर दो फोर्सेस हैं, एक तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है जिसको जो है वो सपोर्ट करते हैं, तुर्की सपोर्ट करता है, और दूसरा है जनरल हफ्तार। ये एक ऐसे कह लें कि इसने भी बहुत बड़ा इलाका जो है उसके ऊपर कब्जा कर रखा है और इसको सपोर्ट करता है सऊदी अरब, इसको सपोर्ट करता है यूएई और इजिप्ट इसको सपोर्ट करता है, और दीगर तमाम तर जो मिडल ईस्ट के जो बड़े बड़े ममालिक हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। अब इससे पहले पास में जनरल हफ्तार जो था उसकी मुखालफत में था अमेरिका। अब अमेरिका या तो ये कर सकता था कि उसकी मुखालफत जारी रखता, अगर वहाँ पर जनरल हफ्तार की मुखालफत करता है तो इसका मतलब है कि मिडल ईस्ट में ख़ासतौर पर सऊदी अरब यूएई की भी उसको मुखालफत करना पड़ेगी। अब ऐसे में ये जो ऑप्शन था ये ज़्यादा फिजिबल नहीं था अमेरिका के लिए, तो उसने दूसरा रास्ता निकाला। उसने कहा क्यों ना हम तुर्की के ऊपर इतना प्रेशर बिल्ड करें, क्योंकि उसके साथ ताल्लुकात पहले ही ख़राब हो चुके हैं S-400 को लेके, और जो पाबंदियाँ आयद की जा चुकी हैं, तो क्यों ना तुर्की के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जाए कि वो यहाँ से अपना विड्रॉ करे। तो आयरॉनिकली जब तुर्की और रशिया की बात करते हैं तो इनके रिलेशन भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। यहाँ पर जहाँ तुर्की जो है वो जनरल हफ्तार के ख़िलाफ़ है, तो रशिया जो है वो जनरल हफ्तार के हक़ में है।
तो अगर जनरल हफ्तार के हक में आना है तो इसका मतलब है कि रशिया की जो पॉलिसी है अमेरिका को उसके साथ चलना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ऐसे कह लें कि खिचड़ी पकी हुई है सिर्फ लीबिया को लेकर। तो सबसे पहले तुर्की को थोड़ा सा कह लें कि एक कैटेगरी में लाने की, जैसे कि रशिया, चाइना और तुर्की की एक कैटेगरी बना दी गई है, उनको एक तरह से ट्रीट करने का अमेरिका की जानिब से फैसला किया गया है। अब दूसरी तरफ अगर बात करें चाइना की, तो चाइना के ऊपर भी पाबंदियां आयद की जा रही हैं। तुर्की के ऊपर S-400 को लेकर पाबंदियां आयद की गई, लेकिन जब चाइना की बात करते हैं तो चाइना के ऊपर इससे ज़्यादा सख्त पाबंदियां आयद की जा चुकी हैं अमेरिका की जानिब से रशियन असलहा लेने के ऊपर। तो अगर चाइना के ऊपर उस तरह पाबंदियां आयद हैं, उतनी सख्त पाबंदियां आयद हैं, तो सवाल ये बनता है फिर उसी तरह की पाबंदियां तुर्की के ऊपर भी लगनी चाहिए थी। और ये वहाँ के जो ऐसे कह लें कि स्टेक होल्डर हैं या वहाँ के पॉलिसी मेकर हैं, वो इस चीज़ के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के दौर के दौरान इस चीज़ के ऊपर सवाल करते रहे हैं कि तुर्की के ऊपर उस तरह पाबंदियाँ क्यों नहीं आयद की गई। अगरचे तुर्की के ऊपर जो पाबंदियाँ आयद की गई हैं उनमें सबसे बड़ी तो ये है कि उसका एक्सपोर्ट लाइसेंस जो था वो मनसूख कर दिया गया अमेरिका की जानिब से। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग के UN का मेंबर होने के नाते जो राइट्स थे, उनमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर पाबंदियां आयद कर दी गई। और दूसरी तरफ जहां पर एक तरफ ये मुतालबा है, तो दूसरी तरफ एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि मेडिटेरेनियन सी के अंदर साइप्रस और ग्रीस को लेकर जो तुर्की का इशू चल रहा है, उसमें साइप्रस और ग्रीस जो है वो यूरोपीय यूनियन में पिछले साल के नवंबर-दिसंबर के महीने में जो मीटिंग्स हुई उसमें मुतालबा करता रहा है कि तुर्की के ऊपर पाबंदी आयद की जाए, लेकिन यूरोपीय यूनियन इसमें थोड़ा सा रिलक्टेंट था। लेकिन हाल ही में एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि कौमी सलामती के जो मुशीर हैं जो बाइडन के जैक सोलिवियन, इनकी जानिब से एक मुलाकात की गई है यूरोपीय कमीशन के सरबराह के कह लें कि कैबिनेट चीफ के साथ। और इस मुलाकात में जो ख़ास तौर पर जो मुल्क डिस्कस किया गया वो था तुर्की, और तुर्की के ऊपर कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद और सख्त पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। तो ये एक कह लें कि एक कैटेगरी बनाई जा रही है, अपनी पॉलिसीज़ को वाजे करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा मसला या कह लें कि बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर तुर्की के ऊपर वो पाबंदियाँ लगेंगी, अगर चाइना के ऊपर S-400 ख़रीदने के ऊपर पाबंदी लगेगी, तो भारत जो कि इस साल के मिड तक S-400 की डिप्लॉयमेंट एक्सपेक्टेड है और इसके ऊपर एग्रीमेंट भी हो चुका है, तो जब भारत S-400 लेगा तो क्या भारत के ऊपर भी उसी तरह की पाबंदियां आयद होंगी? तो इसका जवाब ये है कि यस, उसी तरह की पाबंदियां आयद होंगी, क्योंकि जो बाइडन के आने से पहले जो अमेरिकन सफ़ीर थे भारत के अंदर, वो जाते जाते भारत को वार्निंग देकर गए थे कि अगर भारत को साइड पिक करनी है तो उसको ये सोचना होगा कि क्या वो रशिया की तरफ जाना चाहता है या फिर अमेरिका की तरफ जाना चाहता है। और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था कि एक साइड, दोनों तरफों के ऊपर, या कह लें कि दोनों साइड्स के ऊपर आपने डबल गेम जो है वो नहीं खेल सकते। अगर आपने अमेरिकन ब्लॉक में आना है, अमेरिका के साथ आना है, तो आपको रशिया के साथ अपने ताल्लुकात या अपना जो स्टांस है उसको बहुत वाज़े और क्लियर करना पड़ेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से अमेरिका की पॉलिसी जो है वो अभी तक तो तुर्की को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार रही, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि ये कन्फ्यूजन बढ़ती है या फिर इसको क्लियर करने की कोशिश की जाती है। बहरहाल तुर्की वो वाहिद मुल्क था जो अभी तक बचा हुआ था, लेकिन लग ये रहा है कि तुर्की के लिए आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, क्योंकि तुर्की एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उनको दिया गया, और उस तरह की पाबंदियाँ आयद नहीं की जाएंगी। लेकिन तुर्की के अगर मिडल ईस्ट में इराक़ के अंदर कुर्दों के ख़िलाफ़ एक्शंस की बात करें, सीरियन कुर्दों की बात करें, तो इनके खिलाफ जो भी एक्शन है PKK जो कि वहाँ पर तंजीम, जिसके खिलाफ दहशतगर्द तंजीम जिसको मानता है तुर्की, उसके खिलाफ बड़े लेवल के ऊपर एक्शन करना चाहते हैं। लेकिन जो बाइडन के आने से जो बंदा मिडल ईस्ट की पॉलिसीज़ को ऐसे कह लें कि डायरेक्टर जो तैनात किया गया है, ये वो बंदा है जो कि इंतहाई लेवल का नाकिद है तुर्की का, और तुर्की की जो इराक़ और सीरिया को लेकर पॉलिसीज़ हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था तुर्की के लिए जो कि मज़ीद बढ़ता जा रहा है, और जो बाइडन की जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ेंगे तो पॉलिसी जो हैं वो मज़ीद वाज़े होते जो हैं वो नज़र आएंगे। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को भी अभी तो पाकिस्तान तुर्की के करीब हो रहा है, चाइना के ब्लॉक में तुर्की भी आ रहा है, तो पाकिस्तान भी इसी ब्लॉक का हिस्सा है। लेकिन अभी तक
जो पॉलिसी जो अभी तक वाजे हो सकी है, या जो जिस तरह से ब्लिंकन की जानिब से बात की गई शाह महमूद कुरैशी से, उससे लगता तो ये है कि शायद पाकिस्तान को अभी टाइम मिल जाए और पाकिस्तान थोड़ा सा संभल जाएगा जब तक कि मुकम्मल तौर पर वो इस ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन जाता। जैसे ही कोई डेवलपमेंट होगी इस चीज़ को लेकर, इस सिनेरियो को लेकर कोई अहम पेशरफ्त होगी, उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।